नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। यूट्यूब पे हमने एक श्रृंखला शुरू की थी संविधान की अंतरात्मा, जिसके अंतर्गत हम लोग मूल अधिकारों को लेकर बात कर रहे थे। हालाँकि बीच में काफ़ी समय तक कुछ व्यस्तता के कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो आज के इस सेशन में हम उस श्रृंखला को आरंभ करते हैं और प्रयास ऐसा कर रहा हूँ कि अब रेगुलर लगभग वीडियो डाल के इस श्रृंखला को पूरा किया जाए। और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम 3 टॉपिक को विशेष तौर पे पढ़ने वाले हैं। अ, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और तीसरा मूल कर्तव्य। इससे पहले हमने प्रस्तावना को बहुत अच्छे से देख लिया है। अब किसी भी सिलेबस के अंदर मुख्यतः ये चारों टॉपिक रहते ही हैं, लगभग आप कोई भी पाठ्यक्रम देखें। बढ़िया अच्छे से समग्र रूप से पढ़ रहे हैं, ना तो कोई हालाँकि काफ़ी दिन तक यूट्यूब पे वीडियो अपलोड नहीं करने के कारण कई विद्यार्थियों के मैसेज प्राप्त हो रहे थे। बट मैं थोड़ा एक मेरे पुस्तक विमोचन में थोड़ा व्यस्त था। उसका क्या है कि अंतिम रूप उसको देना था, तो ऐसे करके दूसरा कुछ घरेलू कार्यों के कारण नहीं हो पाया। अब कोशिश करते हैं कि रेगुलर आकर और ये श्रृंखला जल्द से जल्द पूरी करवाई जाए। हम लोग बात कर रहे थे समानता के अधिकार में, हम पढ़ रहे थे हमने आर्टिकल 14, 15 और 16 3 आर्टिकल पढ़ लिए थे बड़े। आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18। तो आप लोग रेगुलर काफ़ी विद्यार्थियों के मेरे पास में मैसेज भी आए, उन्होंने भेजे भी थे कि हम बहुत रेगुलर नोट्स बना रहे हैं, तो सर ये श्रृंखला करवा दो तो आगे भी हम कुछ देख पाएँ। तो हम लोग बात कर रहे हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार में हम लोग समानता के अधिकार की बात कर रहे थे। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ समानता का अधिकार। समानता का अधिकार की बात कर रहे थे। मूल अधिकार और मूल अधिकारों में हम बात कर रहे थे समानता के अधिकार की, और समानता के अधिकार में अनुच्छेद 17 को आज हम लोग देखेंगे। तो यहीं से मैं आरंभ करता हूं। अनुच्छेद 17। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अनुच्छेद 17 का संबंध अस्पृश्यता के अंत से है। तो पहली बात कि अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है। अस्पृश्यता का अंत। तो अस्पृश्यता का मतलब कि जो अनटचेबिलिटी की भावना है कि जिसको हम साधारण भाषा में अछूआछूत वगैरह बोलते हैं, तो इसको किस प्रकार से खत्म किया जाए। तो ये आर्टिकल बेसिकली अस्पृश्यता की बात करता है और ये कहता है कि अस्पृश्यता का आचरण जो है किसी भी रूप में किया जाए, उसको निषिद्ध घोषित करते हैं। तो आप लोग ध्यान में रखें कि इस आर्टिकल के अंदर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि ये मुख्य इसका जो शीर्षक है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। अस्पृश्यता का अंत किया जाता है जो किसी भी रूप में या जिसका आचरण किसी भी रूप में निषिद्ध किया जाता है। निषिद्ध किया जाता है। जो एक दंडनीय अपराध होगा, या हम इसको इस साधारण भाषा में ऐसे कह सकते हैं कि इस प्रकार का कृत्य दंडनीय अपराध होगा। तो एक बात आप लोग ध्यान में रखें कि आर्टिकल 17 जो है
उसमें मैंने कहा क्लोज वगैरह है नहीं, सीधा आर्टिकल है। और अस्पृश्यता के अंत की बात करते हैं, उसका आचरण निषिद्ध होने की बात करते हैं। और किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता से संबंधित अगर कोई बात है तो वो अपराध घोषित होगा। अब अपराध होगा तो उसको दंड भी दिया जाएगा। अब बड़ा अच्छा सवाल यहाँ पे एक बनता है कि अगर इस प्रकार का आचरण करना अगर अपराध है तो फिर ये सजा कौन देगा? इस संबंध में विधि बनाने का अधिकार किसके पास में है? क्या राष्ट्रपति बनाता है या संसद बनाती है? इस प्रकार का सवाल। और अच्छा, संसद के पास में अधिकार है तो किस आर्टिकल के तहत है? तो इसमें एक बात आप विशेष ध्यान रखना कि मूल अधिकारों से संबंधित, मैंने कहा कि कोई भी अपराध से संबंधित विधि बनाने का अधिकार जो है संसद के पास में है। तो आप लोग ध्यान में रखें, इसमें लिख लें कि मूल अधिकारों में अपराध संबंधी विधि संसद द्वारा बनाई जाएगी। संसद द्वारा अनुच्छेद, अब ये आर्टिकल आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। आगे हालांकि आर्टिकल हम लोग देखेंगे, आर्टिकल 35 का क के अंदर और फिर सेकंड जो नंबर है क्लॉज, आर्टिकल 35 का 2 के तहत बनाई जाएगी। तो एक तो बात ये ध्यान रखना कि संसद इस प्रकार का अधिनियम बनाएगी। दूसरी बात ये ध्यान में रखना कि आर्टिकल किसके तहत बनाएगी, तो अनुच्छेद 35 का 2 के तहत इस प्रकार का मैंने कहा कि इस प्रकार का अधिनियम संसद के द्वारा बनाया जाएगा। अब अस्पृश्यता से संबंधित अस्पृश्यता अपने अपराध अधिनियम जो है ये मूल रूप से 1955 का है। तो इसमें आप लोग देखें कि 2 अधिनियम याद रखें आप। इस प्रकार से आर्टिकल 35 का 2 के तहत संसद ने इस शक्ति का प्रयोग करते हुए 1955 में एक अधिनियम बनाया। इसे आप लोग अच्छे से ध्यान में रखें। तो अभी अब हम लोग बात करते हैं कि संसद द्वारा 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम बनाया गया। अब 1976 में इसमें संशोधन कर दिया गया, जिसमें कंटिन्यू लिख लो आप, जिसमें 1976 में संशोधन करके इसका नाम नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम रख दिया गया, जिसका अब नाम क्या है, ध्यान रखना ये बात, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम किया गया। तो ये बात हो गई कि अब इसमें 1976 में संशोधन करके इसका नाम जो है बदल दिया गया। तो ये भी एक अच्छा सवाल पूछा जाता है। अब SC ST अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से संबंधित जो गैर जमानती अधिनियम है वो 1989 का है। तो आप लोग याद रखें कि इसमें एक और बात कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति SC ST गैर जमानती अधिनियम 1989 में बनाया गया।
ये एक बात ध्यान रखें। अब आर्टिकल हम लोग बात कर रहे हैं 17 की, और अनुच्छेद 17 को महात्मा गांधी का अनुच्छेद कहा जाता है, क्योंकि गांधी जी भी विशेष रूप से बल देते हैं अस्पृश्यता के निवारण पे। तो इसमें एक बात लिख लें कि इसे महात्मा गांधी का अनुच्छेद भी कहते हैं। इसे महात्मा गांधी का अनुच्छेद कहते हैं। तो गांधी जी का आर्टिकल कहते हैं इसको, ये बात ध्यान में रखना। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता निवारण की बात करते हैं, आप लोग अच्छे से इसको रखें। इसके बाद में एक आर्टिकल 18 जो है, जो उपाधियों के अंत की बात करता है, अनुच्छेद 18। इसके बाद में आप लोग लिखें अनुच्छेद 18 और इसमें शीर्षक डालें उपाधियों का अंत, शीर्षक लगाएं उपाधियों का अंत। और एक बात इसमें विशेष तौर पे ध्यान में रखें कि आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत करके जो पहले ऐसी उपाधियाँ होती थी, वैसे जो जिस नाम के उपाधि से पता चलता था कि हाँ ये कोई जमींदार है या फिर कोई सामंत है, कोई राजा है, कोई राव है, कोई महाराजा है। लेकिन मैंने कहा कि संविधान लागू होने के इसमें लागू होते समय समानता का अधिकार बनाया गया, सभी लोगों को समान बना दिया गया, और इसी के साथ में सभी तरह की उपाधियां जो हैं उसको निश्चित कर दिया गया। तो अनुच्छेद 17 समानता के अधिकार का अंतिम आर्टिकल है जो इस प्रकार की बात करता है। यह आर्टिकल कहता है कि राज्य जो है सेना और विधि के सिवाय किसी भी प्रकार की कोई उपाधि जो है नहीं देगा। तो इस प्रकार की कोई उपाधि का प्रावधान, पहला जो इसका क्लोज है, फर्स्ट नंबर अनुच्छेद 18 का 1 कि राज्य सेना व विद्या, जिसको हम शिक्षा कह सकते हैं, शिक्षा संबंधी उपाधि के सिवाय कोई उपाधि नहीं देगा। तो इस प्रकार से कि किसी भी उपाधि से किसी व्यक्ति को राज्य के द्वारा विभूषित नहीं किया जाएगा। तो सेना से संबंधित, दूसरा विद्या से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, इस प्रकार के कोई उपाधियां जो हैं संविधान भी कहता है कि दे सकता है। इसके सिवाय किसी भी प्रकार की कोई उपाधि किसी व्यक्ति को नहीं दी जाएगी, और न ही कोई भारत का नागरिक विदेशी कोई उपाधि ग्रहण करेगा। तो सेकंड नंबर क्लोज कि भारत का नागरिक कोई विदेशी उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। अब ये दूसरा क्लोज इसका जो है वो करता है बात कि भारत का कोई भी नागरिक विदेशी किसी भी प्रकार की उपाधि को ग्रहण नहीं करेगा। तो हालांकि इसके बाद में जो क्लोज है वो ये कहते हैं कि राष्ट्रपति की सहमति से इस प्रकार की कोई उपाधि जो है ले सकते हैं। जैसे अगर माना कि कोई व्यक्ति है जो भारत का नागरिक नहीं है और भारत के किसी लाभ के पद पर हैं, विश्वास के पद पर हैं, तो राष्ट्रपति की बिना सहमति की कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। अब तीसरा क्लोज इसको अच्छे से देखना कि कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक न हो, बिना राष्ट्रपति सहमति के
विदेशी उपाधि ग्रहण नहीं करेगा, ग्रहण नहीं करेगा। ये एक बात हो गई। अच्छा, इसमें एक भारत कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, इसमें एक बात ऐड करें आप लोग, या फिर एक काम करें, इसको पूरा वापस से लिखते हैं। लाभ के पद का उल्लेख अपन ने नहीं किया इसमें। एक सेकंड, अपन इसको वापस, लाइन को मैं वापस लिख लेता हूँ, ठीक है, पूरा का पूरा। तीसरा क्लोज जो है वो बात करता है कि कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, भारत का नागरिक नहीं है, लेकिन राज्य की किसी लाभ के पद या विश्वास पर है, तो बिना राष्ट्रपति सहमति के, बिना राष्ट्रपति सहमति के विदेशी उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। तो यहाँ लाभ के भारत का कोई व्यक्ति नागरिक तो नहीं है, लेकिन कोई भारत की किसी लाभ के पद पर है, या भारत सरकार की किसी हम कह सकते हैं कि कोई विश्वास के आधार पे है, तो ऐसे व्यक्ति को भी ठीक है, ऐसा व्यक्ति भी विदेशी उपाधि कोई ग्रहण नहीं कर सकता है। अब या फिर हम कह सकते हैं कि या फिर कोई चौथा क्लोज कहता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो भारत के लाभ के पद पर है, कोई व्यक्ति जो भारत या राज्य में लाभ के पद पर है, वह बिना राष्ट्रपति सहमति, बिना राष्ट्रपति सहमति कोई भेंट या उपलब्धि, कोई विदेशी भेंट या उपलब्धि ग्रहण नहीं करेगा। अच्छा, ये भी बिना राष्ट्रपति सहमति के नहीं करेगा, सहमति शब्द याद रखना, है नहीं करेगा, ये भी ध्यान रखना कि उपाधि नहीं ले सकता, उपलब्धि भी कोई नहीं ले सकता है, कोई पुरस्कार नहीं ले सकता है, बिना राष्ट्रपति सहमति के कोई भी भेंट भी स्वीकार नहीं करेगा। यह आर्टिकल जो है 18 का 4 नंबर क्लोज ये बात करता है कि इस प्रकार की कोई व्यक्ति उपाधि जो है मैंने कहा ग्रहण नहीं करेगा, कुछ भेंट नहीं लेगा, उपलब्धि नहीं लेगा, उपाधि नहीं लेगा। तो आर्टिकल 18 को आपने अच्छे से देखा कि उपाधियों का अंत विद्या और सेना से संबंधित उपाधि दे सकते हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि भारत सरकार के द्वारा 1954 में भारत रत्न और 3 अन्य पुरस्कार आरंभ किए गए। तो 1954 में भारत रत्न और अन्य पुरस्कार दे शुरू किए, जिसमें पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्म श्री है। इनका सीक्वेंस भी याद रख लेना, कई बार पूछा जाता है। पद्म विभूषण सबसे बड़ा होता है इसमें, भारत रत्न के बाद में, उसके बाद में पद्म भूषण और तीसरा पद्म श्री। तो अब समस्या ये हुई कि ये भारत रत्न का पुरस्कार दिया जा रहा है, ये एक प्रकार से इसे भी उपाधि माना, हालांकि बीच में कुछ समय सरकार ने इसको बंद किया, वापस पुनः शुरू किया। तो ये बात न्यायालय तक गई, और न्यायालय में जब इसको चुनौती दी गई बालाजी राघवन वाद में, और
बालाजी राघवनवाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि भारत रत्न का पुरस्कार जो है वो उपाधि न होकर एक पुरस्कार है। तो आप लोग ध्यान में रखना कि इस पर एक केस है 1996 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बालाजी राघवन बनाम भारत संघवाद में कहा गया भारत रत्न एक उपाधि न होकर एक पुरस्कार है। जिसका प्रयोग नाम के आगे व पीछे नहीं किया जा सकता। ओके, इसका मतलब ये हो गया कि कोई व्यक्ति भारत रत्न का प्रयोग अपने नाम के आगे या पीछे नहीं कह सकता है। बालाजी राघवन बनाम भारत संघवाद 1996 में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस प्रकार की बात कही गई। एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि भारत रत्न पुरस्कार जो है हमारी वरीयता जो क्रमांक है उसमें कहाँ पर अधिसूचित है। तो आप ध्यान में रखें कि भारत की वरीयता क्रम में सबसे बड़ा भारत का राष्ट्रपति का पद है। तो इस वरीयता क्रमांक में नंबर जो आता है भारत रत्न का वरीयता क्रमांक में 7 पे रखा गया है। ये बात ध्यान में रखें कि इस नंबर पर वरीयता जो आती है तो भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति जो है 7 पे मैंने कहा कि वरीयता क्रमांक रखा गया है। तो इस प्रकार से हम लोग बात कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति उपाधि जो है ग्रहण नहीं कर सकता है कोई भी किसी भी प्रकार का। अब एक बात इसमें ध्यान में रखें कि आर्टिकल 18 एक निर्देशात्मक अनुच्छेद है, आदेशात्मक नहीं है। नोट करके इसमें लिख लें, यह एक निर्देशात्मक अनुच्छेद है, न कि आदेशात्मक। ये किसी प्रकार का कोई आदेश स्थापित नहीं करता है, न कि आदेशात्मक। तो ये एक निर्देशात्मक अनुच्छेद है, इसमें ध्यान में रखें उपाधियों का अंत किया गया। तो इस प्रकार से हम लोग बात कर रहे थे, हमने शुरू किया आज आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का सन और 18 उपाधियों का अंत। इसी के साथ में हमारा समानता का अधिकार जो आर्टिकल मूल अधिकार है वो कंप्लीट हो गया है। नए सिरे से हम लोग बात करेंगे स्वतंत्रता के अधिकार को लेकर। स्वतंत्रता का अधिकार लगभग हम 3 से 4 दिन में देख लेंगे, उसके बाद छोटे छोटे अधिकार हैं। कोशिश मेरी ये रहेगी कि जल्दी से ये श्रृंखला पूरी हो जाए, तो उसके बाद में हम ऐसे टॉपिक चुने। आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं कि कोई ऐसा टॉपिक हो जो आपको जिसका अच्छे से कंटेंट नहीं मिल रहा हो। बीच बीच में ऐसे जैसे कई विद्यार्थियों का मैसेज था कि संविधान निर्माण में भीमराव अम्बेडकर का योगदान से संबंधित क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े। तो मैंने लास्ट एक सेशन बीच में लेकर एक वीडियो उस पर भी बनाया था। तो ऐसे कई टॉपिक होते हैं जो विद्यार्थियों को अच्छे से कहीं नहीं मिलते हैं, तो कोशिश करते हैं कि वो अच्छे से करवा दिए जाएं। बाकी आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें, अच्छे से बढ़िया से पढ़ें। और मेरी कोशिश रहेगी कि समय समय पर आप लोगों के सामने एक नए सेशन में नई चीज़ें लेके आता रहूँगा बीच बीच में। तो आप लोग पढ़ें बढ़िया से। धन्यवाद सारे विद्यार्थियों को।